नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के लिखे हुए एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरे संस्मरण काले मेघा पानी दे पर एक गहरी नजर डालने जा रहे हैं। भारती जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा है, लेकिन ये संस्मरण किसी बड़ी साहित्यिक थ्योरी के बारे में नहीं है। ये तो उनके किशोर मन में चले एक तूफान के बारे में है। और उस तूफान का केंद्र एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी हम सब खुद से पूछते हैं कि जब विज्ञान का ठोस तर्क और हमारी बरसों पुरानी आस्था आमने सामने आ जाएं, तो क्या होता है? खासकर जब हालात इतने बुरे हों, जैसे कि सूखा। हाँ, जब इंसान को लगने लगे कि अब तर्क के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। चलिए आज इसी दुविधा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, धर्मवीर भारती की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो बड़ी से बड़ी बात को बहुत बहुत सहज तरीके से कह जाते थे। हाँ, उनकी भाषा बहुत सरल होती थी। बिल्कुल। आज़ादी के बाद के वो उन चुनिंदा लेखकों में से थे जिनकी कलम हर किसी से बात करती थी, चाहे वो गुनाहों का देवता का रोमानी पाठक हो या सूरज का सातवां घोड़ा का बौद्धिक पाठक। हाँ, या फिर अंधा युग जैसा महाकाव्यात्मक नाटक देखने वाला दर्शक। उनके लेखन में एक अजीब सी कशिश थी जो व्यक्ति की आज़ादी और उसके मन की उलझनों को बहुत खूबसूरती से पकड़ती थी। और उनकी यही खासियत, मतलब सीधे दिल में उतर जाने वाली बात, इस संस्मरण की शुरुआत में ही दिख जाती है। कैसे? वो हमें सीधे उस तपती हुई गर्मी के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। सोचकर देखिए, जेठ का महीना खत्म हो रहा है, आषाढ़ शुरू हो चुका है, लेकिन आसमान बादल में का नामो निशान नहीं। एक टुकड़ा तक नहीं है। जमीन ऐसी सूख गई है जैसे पत्थर जिसमें गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। कुओं का पानी भी सूख चुका है। हाँ, पाताल में चला गया है। लू ऐसी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल, मतलब पूरी तरह से एक होपलेस सिचुएशन है। और इसी माहौल के बीच अचानक गली में एक शोर सुनाई देता है। इंद्रसेना का। हाँ, 10 से 18 साल के लड़कों की एक टोली, शरीर पर सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी, बाकी पूरा शरीर नंगा, कीचड़ में सने हुए। बिल्कुल। और उछलते कूदते एक सुर में जयकारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की जय। दिलचस्प बात यह है कि इनका एक नाम नहीं था, दो नाम थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली। अच्छा, दो नाम क्यों? और ये दो नाम ही उस वक्त के समाज के विभाजन को दिखाते हैं। मतलब जो लोग मानते थे कि ये बच्चे इंद्र देवता की सेना हैं और इनके इस अनुष्ठान से बारिश होगी, वो इन्हें सम्मान से इंद्रसेना कहते थे। ठीक है। लेकिन जो लोग इनके हुल्लड़, कीचड़ और शोर शराबे से चिढ़ते थे या इसे अंधविश्वास मानते थे, वो मजाक उड़ाते हुए इन्हें मेढक मंडली कहते थे। तो ये नाम ही अपने आप में कॉमेंट्री है। बिल्कुल। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि समाज इस बात पर पूरी तरह बटा हुआ था। और उनका एक गीत था जो वो गाते हुए चलते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। वो हर घर के दरवाजे पर रुकते और आवाज लगाते हैं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जिन घरों में पीने के पानी की इतनी किल्लत थी, उनमें बड़ी मुश्किल से पानी भरकर रखा होता था, वही औरतें बाल्टी भर भर के इन बच्चों पर फेंकती थी। ये तर्क के नजरिए से कितना उल्टा लगता है। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ पानी की कमी से जूझते लोग हैं जो उम्मीद में अपना आखिरी बूंद पानी भी न्योछावर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे लेखक धर्मवीर भारती, जो उस समय एक किशोर थे और उनके मन में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। हाँ, क्योंकि वो उस दौर के एक, आप कह सकती हैं, प्रगतिशील लड़के थे। बचपन से आर्य समाजी संस्कारों का प्रभाव था। और तो और वो कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे। तो उनके लिए ये सब कुछ पागलपन था, प्योर सुपरस्टिशन। और पानी की ऐसी बर्बादी जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके तर्क भी बड़े सीधे थे, बिल्कुल लॉजिकल थे। वो सोचते थे कि अगर ये इंद्र की सेना है और इंद्र से पानी दिलवा सकती है, तो अपने लिए एक बाल्टी पानी क्यों नहीं मांग लेती? सही बात है। पूरे मोहल्ले का सहेज कर रखा हुआ पानी क्यों बर्बाद करवा रही है? उन्हें लगता था कि इसी तरह के अंधविश्वासों ने हमें अंग्रेजों का गुलाम बनाया है, कि हम विज्ञान और तर्क में उनसे पिछड़ गए। तो एक तरफ उनका पढ़ा लिखा सुधारवादी दिमाग है और दूसरी तरफ है कहानी का सबसे मजबूत किरदार जीजी, जो उनकी कोई सगी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों से भी ज्यादा मानती हैं।
और यहीं से ये कहानी सिर्फ तर्क और विश्वास की नहीं रहती। बल्कि तर्क और भावना की लड़ाई बन जाती है। सही कहा। जीजी उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी हैं और उनके लिए सारे तीज त्योहार, रीति रिवाज, पूजा पाठ सब कुछ जीजी से ही शुरू और खत्म होते हैं। तो वो उन तमाम विश्वासों की जीती जागती प्रतीक हैं। बिल्कुल, जिनका लेखक विरोध कर रहे हैं। लेकिन लेखक का जीजी के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वही उनके तर्कों पर भारी पड़ने लगता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इड़क मंडली लेखक के घर के सामने आती है। जीजी पूजा की थाली सजाकर बाल्टी में पानी भरकर तैयार हैं, लेकिन लेखक दरवाजे पर अड़ जाते हैं। वो साफ मना कर देते हैं। हाँ, साफ कह देते हैं, नहीं फेंकना मुझे ये पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। वो नाराज होकर मुंह फुला लेते हैं। और जीजी उन्हें बहुत समझाती हैं, पर वो नहीं मानते। बिल्कुल नहीं। आखिरकार जीजी को ही कांपते हाथों से उन बच्चों पर पानी फेंकना पड़ता है। इस घटना के बाद जो संवाद होता है वो इस संस्मरण का दिल है। हाँ, जीजी नाराज लेखक को मनाने की कोशिश करती हैं और वो जो तर्क देती हैं वो किसी किताब से नहीं, बल्कि लोक जीवन के गहरे अनुभव से निकले हैं। बिल्कुल, वो लेखक के विज्ञान को अपने विश्वास के विज्ञान से चुनौती देती हैं। ये दिलचस्प है, विश्वास का विज्ञान। तो क्या था उनका पहला तर्क? उनका पहला तर्क था अर्घ्य का। अर्घ्य का। हाँ, जीजी कहती हैं, देख भैया, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे? और लेखक चिढ़कर कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। तब जीजी समझाती हैं, नहीं, ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य है। अच्छा। जो चीज तू पाना चाहता है उसे पहले तुझे देना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान क्यों दिया है? वाह, तो ये बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक ऑफरिंग, जो चाहिए पहले उसे चढ़ाओ। ये तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। हाँ, लेकिन लेखक इस पर भी नहीं मानते। तब जीजी अपना दूसरा और शायद सबसे गहरा तर्क देती हैं। वो क्या था? त्याग। त्याग। वो कहती हैं, त्याग वो नहीं होता कि तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और तूने उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दिए। तो फिर असली त्याग क्या है? असली त्याग तो वो है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे खुद सबसे ज्यादा जरूरत है, तू उस चीज को भी परोपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए दे दे। वही दान फलता है। ये तो कमाल की बात है। ये आज के चैरिटेबल गिविंग की फिलॉसफी से कितना अलग है ना? बहुत अलग। आज हम अपनी सरप्लस, मतलब जो हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, उसमें से दान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जीजी उस चीज को देने की बात कर रही हैं जिसकी खुद कमी हो। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल एक अलग ही मॉरल फिलॉसफी है। ये तर्क तो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। और उन्होंने किया भी। इसके बाद जीजी एक तीसरा उदाहरण देती हैं जो सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। वो बुवाई का तर्क देती हैं। वो कहती हैं, देख, किसान भी तो 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले जमीन में 5-6 सेर अच्छा गेहूं फेंकता है, उसे बोता है। हाँ, ये तो होता है। उसी तरह ये जो हम घरों से पानी निकाल के फेंक रहे हैं, ये भी एक तरह की बुवाई है। हम पानी की बुवाई कर रहे हैं ताकि आसमान से बादलों की फसल आए। वाह, पानी की बुवाई ताकि बादलों की फसल मिले। ये एनालॉजी तो सच में अद्भुत है। मतलब जीजी ने एक अंधविश्वास जैसी दिखने वाली प्रथा के पीछे एक पूरा दर्शन खड़ा कर दिया। अर्घ्य, त्याग और बुवाई का। हाँ, उन्होंने उसे एक मीनिंग दे दिया। सिर्फ मीनिंग ही नहीं दिया, उसे उस समय के सबसे आधुनिक विचार से भी जोड़ दिया। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। क्या? जीजी कहती हैं कि सिर्फ यथा राजा तथा प्रजा सच नहीं है, बल्कि यथा प्रजा तथा राजा भी सच है। मतलब जैसा प्रजा करेगी वैसा ही राजा करेगा। हाँ, और फिर वो कहती हैं, यही तो गांधी महाराज भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तर्क है। मतलब जीजी अपने लोक विश्वास को बचाने के लिए उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार यानी गांधी जी के दर्शन का इस्तेमाल कर रही थीं। बिल्कुल, वो ये नहीं कह रही हैं कि ये हजारों साल से होता आया है इसलिए करो। वो कह रही हैं कि ये सही है क्योंकि गांधी जी भी ऐसी ही बात करते हैं। उन्होंने परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर एक तरह से अमर कर दिया। सही कहा। उन्होंने अपने विश्वास को एक नई वैधता, एक नई स्ट्रेंथ दे दी। और शायद यही वजह है कि 50 साल बाद भी जब लेखक ये संस्मरण लिख रहे हैं, तब भी वो कहते हैं कि जीजी की ये तर्क आज भी उनके दिमाग में वैसे ही गूंजते हैं। और वो मानते हैं कि जीजी इस बहस में जीत गई थी। और यहीं से ये संस्मरण अतीत से निकलकर सीधा हमारे आज के समय में आ जाता है। लेखक 50 साल बाद के भारत को देखते हैं और सवाल करते हैं, हम आज देश के लिए करते क्या हैं? हाँ, वो कहते हैं, हमारी मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। हम सब सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये बहुत तीखी टिप्पणी है। वो कहते हैं कि पहले लोग मुश्किल के समय में त्याग करते थे, चाहे वो पानी फेंकने की प्रथा हो या स्वतंत्रता आंदोलन। वो अपने आराम से पहले देश या समाज को रखते थे। लेकिन आज हम सिर्फ अपने हक की बात करते हैं,
अपने फर्ज की नहीं। वो भ्रष्टाचार पर भी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि हम घंटों बैठकर मजे ले लेकर दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये जांचते हैं कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में, हाँ, कहीं हम खुद तो उस भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन रहे, चाहे वो छोटा मोटा टैक्स बचाना हो या किसी काम के लिए जुगाड़ लगाना। और इसी सोच के साथ वो उस अंतिम और सबसे मार्मिक पंक्ति पर पहुंचते हैं जो इस पूरे लेख का सार है। कौन सी पंक्ति? लेखक कहते हैं, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ये लाइन तो सच में परेशान करने वाली है। मतलब 50 साल पहले लिखी गई ये बात आज भी हमारे सिस्टम पर एक सटीक टिप्पणी है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। काले मेघा मतलब संसाधन, योजनाएं, नीतियां, बजट, वो सब तो आते हैं। हाँ, सरकारें घोषणाएं करती हैं, पैसा आता है, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम वो फूटी गगरी है, जिसमें स्वार्थ और भ्रष्टाचार के इतने छेद हैं। कि वो संसाधन कभी उस तक पहुंचे नहीं पाते जिसके लिए वो बने हैं। और वो प्यासे बैल कौन है? वो आम आदमी है, किसान है, जरूरतमंद है, जो हमेशा इंतजार ही करता रह जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि सरकार ने हजारों करोड़ का बजट तो पास कर दिया, लेकिन वो पैसा कभी गांव के उस किसान तक पहुंचा ही नहीं जिसके खेत सूखे पड़े हैं। गगरी रास्ते में ही फूट गई। ये एक लाइन आज के भारत की कितनी बड़ी सच्चाई बयान करती है। बिल्कुल। और ये सब कहने के बाद भी भारती जी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते। नहीं, वो कोई फैसला नहीं सुनाते कि विज्ञान 100% सही है और जीजी का विश्वास 100% गलत। उन्होंने इस बहस को हमारे लिए खुला छोड़ दिया है। हाँ, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, कोई आसान जवाब नहीं देती। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को उसी एक अधूरे सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे जो लेखक ने हमारे लिए छोड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? क्या तर्क हर भावना से ऊपर है, या कुछ रिश्ते, कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो तर्क की सीमाओं से परे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी को अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपनी आस्थाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।